जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन पे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो अमीन संवर्ग का जो नियमावली है उसका स्वीकृति मिल गया हुआ है। और उसमें जो अमीन का आने वाला दिन में आपको 1000 से ज़्यादा पदों पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो उसमें जो आपका नियमावली बना है उसमें क्या क्या जो एक्स्ट्रा जो है ऐड किया गया है, जो पहले का नियमावली था और अब जो नया बन के आया है उस नियमावली में। इससे पहले जो अमीन का वैकेंसी आता था और उसका जो नियुक्ति होता था वो आपका 12 लेवल पे 10+2 मतलब 12 लेवल जो 12वीं कक्षा में पास किए हुए हैं वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। और जो अंचल अमीन में अभी जो अंचल में काम कर रहे हैं उनका जो क्वालिफिकेशन है वो 12 लेवल पे ही था और उन्होंने एग्ज़ाम पास किया और उनका नियुक्ति किया गया है। बट इस बार जो नियमावली बना है उसमें जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, इसमें आपका 12 किए वाले को अमीन में नौकरी नहीं होगा। इसमें जिन्होंने डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उन्हीं के लिए ये वैकेंसी निकल के आएगी। दूसरे जगह काम कर रहे हैं एज ए अमीन के पद पे तो उनका जो है वो 5 अंक प्रतिवर्ष जो है वो वेटेज दिया जाएगा। ये प्रावधान इसमें दिया गया है। और इसका जो सैलरी रहने वाला है, उसका प्रमोशन क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का क्या वेटेज मिलेगा कितना, और जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या वेटेज रहने वाला है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो अधिसूचना है ये हमारे सामने में है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या आपका बहाली का प्रक्रिया रहने वाला है, इसमें कितना क्या आने वाला दिन में जो वेटेज मिलने का प्रावधान है, क्या आपको एक्सपीरियंस जो कहीं दूसरी जगह जॉब किए हैं उसका मिलने वाला है कि नहीं। तो ये तमाम सारी जानकारी आपको इस अधिसूचना में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद इतना के तहत जो है प्रयोग करते हुए इसका नियमावली जो है वो बना है। इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार जो है सो है कि यह नियमावली बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। मतलब ये जो नियमावली है वो आपका अमीन संवर्ग के लिए है और ये 2025 में है, तो ये 2025 का नियमावली है। इसका विस्तार जो होगा वो आपको संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह बिहार गजट में अधिसूचना प्रसारण की जैसे प्रवृत्ति होगी। मतलब गजट में जिस दिन से अधिसूचना प्रकाशन हो गया है उसी दिन से ये प्रवृत्ति हो जाएगी। ये परिभाषाएं है इस राज्य सरकार से प्रेरित। बिहार सरकार राज्यपाल से है, जो बिहार के राज्यपाल है, मतलब इसी के बारे में। फिर हम आते हैं जो मेन चीज़ इसका है कि संवर्ग का जो गठन है यह राज्य स्तरीय और राजपत्रित संवर्ग हुआ जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाई होगी। इस संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापन जो होगा आपका वो गृह जिला में नहीं किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें अगर आपका जॉब होता है, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो आपके गृह डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, आपको गृह जिला नहीं मिलेगा। परंतु सेवानिवृत्त मतलब जो आप रिटायर्ड होने वाले रहेंगे, क्योंकि ये पूर्णतः जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। तो इसमें जो आप रिटायर्ड होंगे उससे 1 वर्ष के अंदर इच्छित पदस्थापन किया जाएगा। मतलब आप जहाँ चाहिएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहिएगा वो आपके अनुसार हो जाएगा। बट यही है कि सेवानिवृत्त मतलब जब आप रिटायर्ड होने वाले होंगे उससे 1 साल के बाद। इसमें है कि संवर्ग स्थापकों सोपान मतलब जो पद का नाम है ये कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले जो आपका पद होगा वो तो अमीन है, जो कि मूल कैटेगरी मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा जो आप क्वालिफाई करेंगे वो सिर्फ अमीन के लिए करेंगे। फिर उसके बाद होता है कि आपका जो प्रोन्नति होगा उसमें जो है अमीन ग्रेड 1 सबसे पहला आप अमीन का जो है पोस्ट वो ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रोन्नति होगा उसमें आपका ग्रेड जो है फर्स्ट लगेगा। उसके बाद जब दूसरा जो है आपका पदोन्नति होगा तो वो आपका प्रधान अमीन कहाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं कहीं पे जा सकते हैं। मतलब आपका 3 ग्रेड ही है। सबसे पहला अमीन बनेंगे, फिर उसके बाद अमीन ग्रेड 1 कहाएंगे, उसके बाद प्रधान अमीन कहाएंगे। फिर है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व सभी उप संवर्गों को एकीकृत किया जाएगा। उसके बाद जो आपका स्वीकृत बल है, मतलब इसमें जो वैकेंसी है वो कितना आपका हो, तो इसमें है कि इस संवर्ग के कर्मियों के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने तिथि तथा सरकार द्वारा स्वीकृत अवधारित किए गए हो। मतलब ये सरकार पे छोड़ दी गई है कि सरकार कितना जो है आपका पद स्वीकृत करते हैं। उम्मीद है कि आपको 1000 से ज़्यादा जो पद है ये इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार समय पर घटा बढ़ा सकती है। मतलब ये पूर्णतः जो है राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि कितना
जो है सीट वो देंगे और कितना सीट जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। इस संवर्ग के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतनमान अन्य भत्ते देंगे। मतलब पूर्णतः ये जो है परमानेंट बहाली है, तो इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा जो वेतनमान दिया जाता है और जो आपका टीए डीए ये सब जो दिया जाता है, होम अलाउंस ये सब, तो वो आपको सरकार का जो रूल है उसी के अनुसार से दे होगा। अब है कि उम्र सीमा, इसमें जो है आपका उम्र कितना होने वाला है, तो है कि अमीन के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो मिनिमम एज है वो आपको 1 अगस्त जो है, जिस समय आपका ये विज्ञापन आता है, तो उसमें 1 अगस्त को 18 वर्ष से आपको कम नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त तक आपका जो है उम्र है वो 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा वही होगी कि जो राज्य सरकार का जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार जो है आपका इसमें अधिकतम उम्र दिया जाएगा। उसके बाद है कि नियमित नियुक्ति किए जाने के क्रम में समकक्ष पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिक, मतलब जो अगर इसी पद पे कहीं काम कर रहे हैं उनका उम्र जो है सरकार की तरफ से अधिक, जो अगर मान के चले उम्र एक्सपायर्ड भी हो गया है और सरकार की तरफ से जो अधिकतम छूट दिया जाता है वो इसमें भी छूट दी जाएगी। उसके बाद है इसमें कि आरक्षण, इस संवर्ग में नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण, इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया हुआ है उसी प्रकार से इसमें भी आरक्षण जो है उसका रोस्टर के प्रावधान जो है लागू होंगे। आरक्षण वही जो पहले बिहार सरकार अपना में देती है वो सब जगह इसमें वही लागू होने वाला है। उसके बाद है जो भर्ती, कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जो भर्ती होने वाला है, ये सबसे मेन जो है आपका टॉपिक है कि अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब इससे पहले जो 12 लेवल पे अमीन का वैकेंसी आया था, जो अंचल अमीन में काम कर रहे थे, तो वो अब इसमें ख़त्म कर दिया गया है। इसमें पूर्णतः जो है आपको मान्यता प्राप्त से जो सिविल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा किया हुआ है उसी को इसमें वेटेज दिया जाएगा और वही जो है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आगे है कि अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं कार्यान्वयन का आधारित अंकों को जोड़कर घोषित परीक्षा के अनुसार। मतलब इसमें है कि जो आपका परीक्षा जो आयोजित करेगी वो लिखित परीक्षा पहले आयोजन होगा, उसमें जो आपका प्राप्तांक अंक रहेगा और कार्यानुभव, मतलब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसके अंकों को जोड़कर जो परीक्षा फल का जो परिणाम होगा उसी के अनुसार से है आपका अनुशंसा की जाएगी सूची के आधार पर। विभाग में इस प्रकार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संनियंत्रित पदाधिकारी द्वारा उन्हें जिला अथवा निदेशालय, मतलब आपका जो पोस्टिंग है वो किसी जिला में भी हो सकता है या तो निदेशालय में जो है आपका पटना भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो जिले के समाहर्ता रहेंगे और जो संबंधित निदेशालय के निदेशक वो अभी जो अमीन के हैं नियुक्ति करेंगे वो किस डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, या तो निदेशालय में करते हैं या राजस्व कार्यालय में कहाँ करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। अब है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो सिलेबस इसका जो है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है कि जो विभाग के परामर्श से परीक्षा अधिकार जो एजेंसी चयन करेगी और जो एजेंसी एग्ज़ाम दिलवाएगी वो चयन करेगी सरकार के साथ मिलके कि इसका जो है परीक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। मतलब अभी इसका परीक्षा जो है पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित नहीं हुआ है, बट उम्मीद ये है कि जो हम लोग कभी भी जेईई का एग्ज़ाम देते हैं चाहे किसी भी प्रकार का, तो वो जो आपका पाठ्यक्रम रहता है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार इसका भी जो है एग्ज़ाम होने का उम्मीद है। फिर है कि राज्य सरकार के अधीन संविदा नियोजित अमीनों को उनके अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। मतलब राज्य सरकार में जो संविदा नियोजित अमीन है, तो अभी जो संविदा नियोजित अमीन है बस वो जो सर्वे का काम चल रहा है वही एक तरह से अमीन है, जो कि उनका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल रखा गया है। बाकी तो जो भी अंचल अमीन है वो लोग तो परमानेंट है, उसके अनुभव का कोई ज़रूरी नहीं है और वो तो इसमें फॉर्म अप्लाई भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 लेवल का है। पर इसमें है कि आपको संविदा पे जो नियोजित अमीन है वो सर्वे अमीन है, मतलब देखा जाए तो ये सर्वे अमीन के लिए ही वैकेंसी है पूर्णतः। इसमें अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि आपको 100 में 100 या 100 में 90 नंबर लाने वाले ऐसे स्टूडेंट का ही इसमें चयन हो सकता है। क्योंकि अब आगे हम बताते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं।
उनके अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यान्वयन भर के लिए कुल निर्धारित अंक 100 अंक होंगे। मतलब जो लिखित जो परीक्षा लिया जाएगा और जो कार्यान्वयन उनके मतलब टोटल मिला के 100 अंक होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा। ये जो आपका 100 अंक होंगे वो कैसे होंगे, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए 75 अंक, मतलब इसमें जो है 75 अंक जो है आपका लिखित परीक्षा का होगा। जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको जो अधिकतम एक्सपीरियंस है वो 25 नंबर जो है वो मिलेगा। तो बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में समकक्ष पद पर अभिभारती द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष, मान के चलिए कोई आदमी है जो कि 4 वर्ष और कुछ महीने ही जो है आपका वो काम किए हुए हैं, तो उसके लिए है कि संख्या में जो है आपका 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुता की जोड़ा दी जाएगी। मतलब ये आपका 5 से गुना किया जाएगा उस कार्य दिवस में और उसमें है 365 से भाग दिया जाएगा। उसके अनुसार जितना उनका नंबर आएगा वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। मतलब देखा जाए तो आपका 75 अंक का जो है 75 अंक का एग्ज़ाम होगा और 25 अंक जो है वो एक्सपीरियंस के लिए रखा गया है और कुल अंक जो है आपका 100 अंक है। तो इसमें है देखा जाए तो आपका फ्रेशर है, जब फ्रेशर है तो आपके लिए सिर्फ 75 अंक ही मतलब एग्ज़ाम होना है, रहेगा तो आपका 100 नंबर का ही, बट उसको 75 ही काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए आगे में लिखा हुआ है टिप्पणी में कि अगर आपका 100 अंक का एग्ज़ाम होता है और उसमें अगर आप 90 नंबर ले आते हैं, 95 नंबर ले आते हैं या 100 नंबर ले आते हैं, 100 में 100 नंबर ही ले आते हैं, तो आपका जो नंबर काउंट होगा वो 75 काउंट होगा। क्योंकि आपका जो ये सामने में लिखा हुआ है कि कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसमें है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त परीक्षा कुल अंकों के प्रतिशत को, मतलब कुल अंक मान के चलिए 100 में आपने 100 प्राप्त किया है तो उसको क्या है 0.75 के गुणक से गुना करने के बाद होगा। मतलब आपका इस एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया हो, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपने 60% अंक जो है प्राप्त किया, तो आपको कितना नंबर जोड़ा जाएगा, तो उसमें है कि 60 गुने जितना आपने अंक प्राप्त किया है, अगर 60 किया है तो 60 होगा, 70, 75, 90, 100 जितना भी उसमें है गुने करके 0.75 इक्वल टू जो 45 अंक दिए जाएंगे। मतलब वही है कि अगर आप 100 के जगह मतलब 60 के जगह 100 अंक प्राप्त करते हैं तो उसमें भी आपका जो है मात्र 75 अंक दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो अभी तक में जो सर्वे अमीन में काम कर रहे हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और इसमें कुछ ही सीट 1-2% या 5% ही जो है आपका जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा और वो पढ़ने में बहुत हाई लेवल के होंगे, जो कि आपका बोले ना मैक्सिमम जो अंक है वो आप 75 अंक ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर 100 में 100 लाते हैं फिर भी आप 75 ही, जो कि उतना संभव नहीं है, तो आपका जो अंक और रहने उम्मीद है वो 60-65 ही, आप उससे ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो ये पूर्णतः जो बहाली है ज़्यादातर अगर आप देखा जाए तो ये जो है आपका संविदा पे जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। आगे का बात करते हैं कि अधिमानता का जो लाभ है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हता जो है आपका इसमें न्यूनतम जी है, ये नहीं कि आपका सीट 1000 है और लड़के नहीं पूछ रहे हैं तो अगर 100 में 10 नंबर भी लाएँ तो उनको भी तो नहीं, ये जो न्यूनतम है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क दे दिया जाएगा और वो जो है आपका वो परीक्षा जो एजेंसी करेगी वो निर्धारित करेगी कि उनका जो न्यूनतम मार्क है जो क्वालिफाइंग मार्क वो आपका क्वालिफाइंग मार्क वो एजेंसी जो है वो निर्धारित की जाएगी। इसमें परीक्षा अवधि जो है मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष अवधि के लिए, मतलब इसमें है कि आपको शुरुआत में 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। 1 वर्ष में आपका पद जो काम वाम जो भी है संतोषजनक रहेगा तो आपको हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि सब ज़्यादातर अब जॉब में यही हो रहा है। अगर 1 साल आचरण अच्छा नहीं है, काम आपका अच्छा नहीं है तो फिर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। बट ऐसे मतलब हटाने का कोई बात नहीं होता है, हटते कोई नहीं है, सब अपने अपने स्तर से काम अच्छे ही करते हैं। उसके बाद जो नियुक्ति और प्रथम वेतन वृद्धि है इसमें है कि हिंदी टिप्पण और जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है प्रारूप परीक्षा आयोजित नहीं होने पर अगर होगा तो इसमें आपको पास करना है, नहीं है तो फिर आपको प्रथम जो वेतन वृद्धि है वो रोकी नहीं जाएगी। तो ये हमेशा जो आपका अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जो ये होता है हिंदी टिप्पण जो परीक्षा है वो आपको सप्ताह परीक्षा जो कि विपाट के द्वारा किया जाता है उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाए। वेतन वृद्धि होगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले वेतन वृद्धि के लिए उससे पहले जो है आपका विपाट के द्वारा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आपको उत्तीर्ण प्राप्त करना ज़रूरी हो जाएगा।
प्रशिक्षण है कि जैसे सबको समय समय पर मिलता है उसी प्रकार से इसमें भी जो है आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा भी होगा कि जैसे अगर डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम होता है उसमें आप एग्ज़ाम में दे सकते हैं। सेवा संपुष्टि ये सब परमानेंट वाले का जैसे होता है सेम टू सेम इसमें भी रहने वाला है। बाकी स्थानांतरण जो होता है आपका जो पोस्टिंग होगा वो पहले भी बता दिए हैं कि आपका जो ज़िला रहने वाला है वो आपका ज़िला नहीं होके अदर डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा आपको। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।